गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सर्दी ने अपना एहसास करा दिया है। ये बस अच्छी बात है कि धूप निकल रही है अभी, तो लग रहा है, बट ठीक ठाक कोल्ड हो गया दिल्ली में, है ना। और अब ये 40 दिन अब काउंट कर लीजिए आप लोग, अब ठीक है। अभी तो नहीं, बट ऑलमोस्ट 25-24 दिसंबर से लेकर के 20-25 जनवरी तक मतलब जबरदस्त वाली ठंड होती है। जो लोग पहली बार दिल्ली में हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। कश्मीर में उसको चिल्ले कला कहते हैं। 40 दिनों के लिए एकदम ऑलमोस्ट जो ऊंचे वाले एरिया में पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है वहां पे कश्मीर में। अभी अखबारों में देखेंगे न्यूज आए, कश्मीर में चिल्ले कला स्टार्ट। वो सब क्या होता है, बहुत वो जो सिस्टम है वहाँ का, जहाँ वो फर्श के नीचे मतलब वो अलाव वगैरह जलाए रहते हैं ताकि फर्श उनका गर्म रहे। दीवारों में सिस्टम बना के रखते हैं। और अपने साथ अंगीठी परमानेंट, वो अपने जो पहनते हैं वो फेरन वगैरह, उसमें अंगीठी लेके चलते हैं परमानेंट। मैं कभी गया था एक बार, मतलब टिपिकल कश्मीर वाले इलाके में, तो वहाँ पे जा करके उन्होंने पूरा सिस्टम दिखाया कैसे फर्श के नीचे पूरा वो मतलब दीवारों में, जिस कमरे में है उसी कमरे में रहेंगे वो, मतलब ठीक है। इस तरह की ठंड, -10 -5 ऐसे चल रहा है, मतलब एकदम तो सब कुछ सिस्टम उनका जो है मतलब, या फिर शहर छोड़ देंगे वो लोग। तो हम लोग कल बात कर रहे थे हिटलर के बारे में। हिटलर ने कैसे जर्मनी का नाजीवादीकरण किया। और आप सभी को याद होगा जब हम लोग बात कर रहे थे नाजीवादीकरण को लेकर के, तो हम लास्ट जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे राजनीतिक रूप से कैसे किए, मैंने बता दिया था आपको। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सामाजिक रूप से क्या क्या कर रहा था। हमने एग्जाम्पल भी कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं किताबों में, आप एक बार पढ़ सकते हैं, आप ऐसे रीडिंग करने के लिए, क्योंकि इस तरह की बातें कि एक दो बार सुन लेंगे पढ़ लेंगे बहुत सारी बातें याद रह जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और विदेश नीति के क्षेत्र में हिटलर क्या कर रहा था, उससे आगे लिखें आप जहां थे। ठीक है, हाँ उसी में जहां थे आप उससे आगे लिखें आप। देखें धार्मिक क्षेत्र, ठीक है, धार्मिक क्षेत्र में उससे आगे वाले पॉइंट में लिखें आप कि हिटलर ने हिटलर ने हिटलर ने धार्मिक संगठनों हिटलर ने धार्मिक संगठनों, ब्रैकेट में कर देंगे आप, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट। हिटलर ने धार्मिक संगठनों को भी प्रतिबंधित किया, ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे आप, धार्मिक संगठनों को भी प्रतिबंधित किया। धार्मिक संगठनों को भी प्रतिबंधित किया। और जिन पादरियों ने विरोध किया, जिन पादरियों ने विरोध किया, जिन पादरियों ने विरोध किया, लेकिन विरोध किया, उनके साथ भी कठोरतापूर्वक व्यवहार किया गया, कठोरतापूर्वक व्यवहार किया गया। हत्याएं की गई, देश छोड़कर भाग गए, मतलब उसने कहा देखो पहले पॉलिटिकल पार्टी तो तुम लोग अपना अपना बंद कर दो, तो उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी अपनी बंद कर दी, कहानी ये है। हिटलर, उस लोगों ने कहा बट हमारा जो सांस्कृतिक संगठन है वो चलने दो। कैथोलिक और पादरी प्रोटेस्टेंट ने कहा चलने दो, हिटलर ने चलने दिया। तो नाजी यूथ विंग और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संगठनों में टकराव होने लगा। हिटलर ने कहा कि भाई उसको भी बंद कर दो, उन लोगों ने बंद करने से मना कर दिया। हिटलर ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ बंद। उसके बाद बड़ी संख्या में पादरियों की हत्याएं की गई, वो सब भी देश छोड़ के भागे।
बोला कि विरोध करने से राष्ट्र कमजोर होता है। समझ में आ रही है बात? विरोध करने से राष्ट्र कमजोर होता है। उसको भी टॉलरेट नहीं किया उसने वहां पे, विरोध के कोई भी स्वर। अब देखो इटली में क्या था, आपको याद होगा मुसोलिनी के बारे में, आप सभी को याद हो, उसने क्या था, बस चर्च के प्रति उसने सम्मान व्यक्त किया, चर्च से समझौता किया, पोप से उसने, पोप पे हावी नहीं हुआ, पोप का समर्थन लिया उसने, राजा पर हावी नहीं हुआ, राजतंत्र समर्थकों का समर्थन लिया उसने। ये तो कोई ऑप्शन ही छोड़ रहा है कि नहीं, आवाज ही नहीं उठनी चाहिए। ठीक, ये इस तरह से बिहेव कर रहा है हिटलर। अगला पॉइंट लिखें, आर्थिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में भी देखेंगे आप कि अर्थव्यवस्था के विकास तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए हिटलर ने कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे जैसे आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष बल दिया, आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष बल दिया। आधारभूत ढांचे के विकास पर ठीक ठाक उसने फोकस किया। इसी में लिखें आप कि जिन देशों से जिन देशों से जिन देशों से आयात किया जाता था, जिन देशों से आयात किया जाता था, उन देशों को या उन देशों पर जर्मन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। जर्मन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। ठीक है, उन देशों पर जर्मन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। अगला पॉइंट लिखें आप, उद्योगपतियों को उद्योगपतियों को आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के निर्देश दिए गए। उत्पादन के निर्देश दिए गए। निर्देश दिए गए तथा तथा निर्देश दिए गए तथा अर्थव्यवस्था को सैन्य दृष्टिकोण से भी ठीक है, सैन्य दृष्टिकोण से भी तैयार रखा जाने लगा। तैयार रखा जाने लगा। युद्ध भी हो सकते हैं, तो हमें उस हिसाब से भी तैयारी करनी है। हिटलर का निर्देश था इस तरह का कि आपको ऐसे चलना है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी हिटलर कंट्रोल कर रहा है। कहा जाता है हिटलर की नीतियों का फायदा मिला और बेरोजगारी कम हुई, महंगाई पे भी नियंत्रण हुआ। उसमें एक बहुत बड़ा कारण था यहूदियों की संपत्ति के लूट का भी। चीजें जो बेहतर हुई उसमें एक बहुत बड़ा कारण था यहूदियों की संपत्ति को जो लूटा गया था। इस तरह से चीजों को उसने पटरी पे, ठीक है। तो
आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, चारों क्षेत्र में हिटलर कंट्रोल करने की कोशिश। हिटलर का राज्य एक सर्वसत्तावादी राज्य था। यदि आपसे पूछ ले तो आपको सारी बातें बता देनी है। अधिनायकवादी सिस्टम था, वो भी आप बता देंगे। कैसे उसने नाजीवादीकरण किया, हिटलर ने जर्मनी का कैसे फांसीवादीकरण किया, कुछ भी पूछे आप, जो कर रहा है आपको वो बताना है। प्लस इसी में एक तुलना भी हो जाएगी। आप इटली से कंपेयर कर सकते हो कि इटली की तुलना में इसकी पकड़ ज्यादा है। इसको एडवांस वर्जन, उन्नत संस्करण भी कहा जाता है हिटलर को। नेक्स्ट लिखें आप, विदेश नीति के क्षेत्र में। लिखें आप विदेश नीति। लिखेंगे आप इसका लक्ष्य क्या था विदेश नीति में हिटलर का। हिटलर की विदेश नीति की बात कर रहे हैं, लिखें आप लक्ष्य, गोल क्या था इसका। लिखेंगे वर्साय के प्रावधानों, वारसाय के प्रावधानों से मुक्ति, वारसाय के प्रावधानों से मुक्ति। ठीक है। जर्मन क्षेत्र पर नियंत्रण, जर्मन क्षेत्र पर नियंत्रण। ठीक है। और लिखेंगे आप साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। लिविन सेरम करके एक वर्ड यूज किया जाता है, तो भी समझा देता हूं। लिविन सेरम का मतलब है लिविंग स्पेस। लिविन सेरम का मतलब है लिविंग स्पेस। विदेश नीति के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो हिटलर के प्रमुख टारगेट क्या थे। वारसाय के प्रावधानों को समाप्त करना जर्मनी के संदर्भ में, क्योंकि वो बार बार वारसाय के प्रावधानों की आलोचना करता रहा है और उस पर प्रहार करके, उसका विरोध करके तो जन समर्थन हासिल करता था। एक बार सत्ता में आकर के इसे साबित करना था कि भाई हमें इस प्रावधान को हटाना है। जर्मन क्षेत्र जो छीन लिए गए थे, उससे ले लिए गए थे जर्मन क्षेत्र, ठीक है, उन सबको वापस, जैसे सार का क्षेत्र है या डेंजिंग है या पोलिस कॉरिडोर है, जो जो जर्मन क्षेत्र है जो दूसरे को दे दिया गया है वो वापस लाना या इंडिपेंडेंट कर दिया गया। और तीसरा कहता था इससे बात नहीं बनेगी कि जर्मन जो है वो पैदा ही हुआ शासन करने के लिए, अभी जो जर्मनी के पास जगह है वो बहुत कम है। बोला इससे बात नहीं बननी है, जगह पर्याप्त होनी चाहिए जर्मनी के पास। उसके लिए ही वो लिविन सेरम की बात, जैसे मान लो ये जर्मनी का इलाका हो गया आपका, ये पोलैंड हो गया, इधर आपका रशिया है, तो आप देखोगे यूराल का जो क्षेत्र पड़ता है पूरा रसिया के अंतर्गत, वो कहता था ये सब क्षेत्र जर्मन के पास होने चाहिए बसने के लिए। यहां तक वो कहता था भाई ये जर्मनी का इलाका पूरा होना चाहिए बसने के लिए, लिविंग स्पेस। कल आबादी बढ़ेगी तो जर्मन लोग कहाँ रहेंगे। ठीक है। हिटलर का था कल आबादी बढ़ेगी फिर शासन करना है, हमारे पास ठीक ठाक एक बड़ा एरिया होना चाहिए, अच्छी आबादी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। उसका टारगेट था कि यहां तक के इलाके को जीत करके एक जर्मन साम्राज्य राज्य बना लिया जाए। उसका ग्रेटर गोल था, मतलब अंतिम गोल उसका क्या था, लिविंग सेरम, लिविंग स्पेस। ठीक है, इससे वो गाइड हो रहा था। तो ये मतलब तीन मेजर उसके गोल माने गए हैं विदेश नीति के क्षेत्र में। ये तो था ही, क्योंकि इन दोनों के नाम पे ही तो प्रचार करके वो समर्थन हासिल कर रहा था। हम एक बार सत्ता में आएंगे तो सब ठीक कर देंगे हम, और ये उसका अपना स्कीम था। अब हिटलर ने क्या क्या किया अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हिटलर ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया। ठीक है, लिखते चले जाएंगे आप वन बाई वन। देखिए आप 1933, 1933 लिखेंगे आप राष्ट्र संघ के, राष्ट्र संघ के, राष्ट्र संघ के
निशस्त्रीकरण सम्मेलन, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट, राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन से, निशस्त्रीकरण सम्मेलन से जर्मनी को अलग किया, निशस्त्रीकरण सम्मेलन से जर्मनी को अलग किया, सम्मेलन से जर्मनी को अलग किया तथा इसी वर्ष राष्ट्र संघ से भी जर्मनी को अलग किया, राष्ट्र संघ से भी जर्मनी को अलग किया। लीग ऑफ नेशन है, उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक संस्था बनाई थी ना, जैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैसे एक संस्था बनाई गई थी, उसका एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन चल रहा था, ठीक। तो इसने बोला कि भाई हमारे पास तो हथियार ही नहीं थी, सम्मेलन में मैं भाग लेके क्या करूंगा, हथियार हो तब तो मुझे समाप्त करें, जिनके पास है वो देखें, कि वैसे तो सबको समाप्त करना चाहिए हथियार। इसने कहा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, यानी सत्ता में आने के बाद इसने तेवर दिखाना प्रारंभ किया कि देखो मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। चूंकि वारसाई के प्रावधानों का घोर आलोचक था और वारसाई के प्रावधान में ही राष्ट्रसंघ के प्रावधान थे, तो ये मानता था कि राष्ट्रसंघ का जो प्रावधान है वो जर्मनी को अपमानित करने के लिए, जर्मनी को घेरने के लिए। बोला कि भाई हमें सदस्यता इसकी कोई जरूरत हमें नहीं, मैं अलग कर रहा। एक एग्रेसिव पोस्चर सत्ता में आने के बाद उसने शुरू कर दिया। राष्ट्रसंघ से अलग करने का मतलब क्या हुआ, धीरे एक तरह से वारसाई के प्रावधान से अपने आप को अलग करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे हम। देखिए 1935 लिखें 15 वर्षों के पश्चात 15 वर्षों के पश्चात सार क्षेत्र में, सार लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, सार क्षेत्र में चुनाव का आयोजन किया गया। सार क्षेत्र में चुनाव का आयोजन किया गया, इसी में लिखें। और लगभग 90% आबादी ने, लगभग 90% आबादी ने जर्मनी के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया। हिटलर ने मतदान किया, हिटलर ने इसे सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। पेरिस सम्मेलन में आपको ध्यान होगा 15 वर्षों के लिए सार का क्षेत्र फ्रांस को दिया गया था। 15 वर्ष पूरे हो गए थे, चुनाव तो होना ही था वहां पे। सार का प्रशासन राष्ट्र संघ देख रही थी, चुनाव भी राष्ट्र संघ ने कराया। ठीक, और 90% आबादी जर्मन आबादी थी ही, जितनी वोटिंग हुई लगभग सब वोटिंग भाई हमें विलय करना है, क्योंकि फ्रांस ऑब्वियस शोषण कर रहा था। ये तो वैसे भी होना था, बट हिटलर ने बताया ये मेरा अचीवमेंट है, मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। 15 वर्षों में नियमतः चुनाव होने थे, बट हिटलर ने इसको अपनी उपलब्धि के रूप में चित्रित किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को भी वो और व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने कि मैं हूं, सब ठीक हो रहा है। अगला पॉइंट देखिए आप, 1935 में ही अगला पॉइंट चल रहा है हमारा, 35 में। देखिए ब्रिटेन के साथ एक नौसैनिक समझौता हुआ। ब्रिटेन के साथ एक नौसैनिक समझौता हुआ, जिसमें
यह प्रावधान था कि जर्मन नौसेना, यह प्रावधान था कि जर्मन नौसेना जर्मन नौसेना ब्रिटिश नौसेना के 35% से अधिक नहीं होगी। 35% से अधिक नहीं होगी। हिटलर को पता था कि जर्मनी इस समय मंदी के दबाव, ब्रिटेन मंदी के दबाव में है और वो चाहता है अपने माल को ब्रिटेन में बेचना। हिटलर ने क्या किया कि बहुत बड़ा नौसेना का विस्तार नहीं कर लिया उसने, हिटलर ने बस जो प्रावधान तय किया गया था वारसाय में कि जर्मन नौसेना इससे ज्यादा नहीं होगी, बस ये समझौता करके उस प्रावधान को तोड़ दिया इसने कि उससे ज्यादा होगी। एक बार जब तोड़ दिया तो आगे वो तोड़ता चला जाएगा। उसको बस काम क्या था कि पहले उस प्रावधान को तोड़ दें कि भाई हम इसको भी नहीं मान रहे हैं। ब्रिटेन को लालच था कि हमें बाजार मिल जाएगा, लालच उसको दे दिया, ठीक है, मंदी से बाहर निकलने का हमें मौका मिलेगा। और अब हिटलर ये साबित कर देगा कि भाई जब ब्रिटेन नहीं, तो जब ब्रिटेन खुद समझौता तोड़ दिया वारसाय का, तो अब कौन विरोध करेगा उसका। एक एक करके फिर वारसाय के प्रावधानों की धज्जियां वो, इसके बाद वो रफ्तार पकड़ लेगा। मैं ये भी नहीं मानता, मैं ये भी नहीं मानता, ठीक है। तो ऐसे करके हिटलर जो है एक पेस पकड़ लेगा। फिर वो इस घटना के बारे में एक दो लाइन और लिखेंगे आप, इसी में लिखेंगे आप कि मतलब इस समझौते के साथ यह समझौता न केवल वारसाय के प्रावधानों का उल्लंघन था, वारसाय के प्रावधानों का उल्लंघन था, प्रावधानों का उल्लंघन था, बल्कि ब्रिटेन ने एक प्रकार से हिटलर को प्रावधानों के उल्लंघन का लाइसेंस दे दिया। प्रावधानों के उल्लंघन का लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस दे दिया। इससे हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ी। लाइसेंस दे दिया, इससे हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ी। ये बड़ा उल्लंघन था जो भी हमने समझाया। तो इसमें समस्या क्या आ गई, आप वारसाय का उल्लंघन कर सकते हो ब्रिटेन, और ब्रिटेन जब लाइसेंस दे रहा तो फिर रोकेगा कौन, ठीक है, कौन रोकेगा उसको। ये वाली बात यहाँ पे आ गई। अगला पॉइंट लिखें। देखिए इसके पश्चात हिटलर ने अनिवार्य सैन्य भर्ती कानून को लागू किया। अनिवार्य सैन्य भर्ती कानून को लागू किया। इसके पश्चात हिटलर ने अनिवार्य सैन्य भर्ती कानून को लागू किया और सैनिकों की संख्या बढ़ाकर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 6 लाख करने की घोषणा की। सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 6 लाख करने की घोषणा की, ठीक है। उधर 1 लाख किया गया था वारसाय में, इसने कहा 6 लाख। उधर नौसेना को सीमित कर दिया गया था, उसने क्षमता बढ़ा दी, ठीक है। तो अब प्रावधानों का उल्लंघन, उसका गोल क्या था, वारसाय के प्रावधानों से मुक्ति, ठीक। ऐसे करके वो आगे, अब यहां से वो रिस्क लेना शुरू किया है, तो फिर जर्मन जनता में उसका क्रेज भी बढ़ता जाएगा कि हाँ ये वाकई सम्मान को लौटाएगा, ये वाकई गौरव को, कहते हैं ना, फ्यूल वगैरह भी उसको मिलने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए 1936।
देखिए, हिटलर ने राइनलैंड के सैन्यीकरण की घोषणा की। हिटलर ने राइनलैंड, राइन नदी का क्षेत्र, आपको याद होगा वर्षा में क्या था, इधर आप सेना नहीं रखेंगे। अब हो गया कि नहीं, हम सेना रखेंगे इधर हम। ठीक है, हिटलर ने राइनलैंड भूमि के सैन्यीकरण की घोषणा की, मिलिट्राइजेशन की घोषणा की। ठीक है, सैन्यीकरण की घोषणा की। इसमें लिखें, इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परस्पर सहयोग देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परस्पर सहयोग देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर परस्पर सहयोग देने के लिए रोम बर्लिन धुरी का गठन हुआ। रोम बर्लिन एक्सिस, कल भी मैंने आपको लिखा था, मुसोलिनी में भी सेम चीज है। ठीक है, रोम बर्लिन धुरी का गठन हुआ। ठीक, रोम बर्लिन का मतलब हो गया इटली और जर्मनी में एक समझौता हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे को सहयोग। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट राष्ट्रों का गठबंधन बनना प्रारंभ हुआ। इसी में लिखेंगे आप, पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट राष्ट्रों का गठबंधन बनना प्रारंभ हुआ। गठबंधन बनना प्रारंभ हुआ। गठबंधन बनना प्रारंभ हुआ पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट राष्ट्रों का। और और दोनों की महत्वाकांक्षा बढ़ी, दोनों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। ठीक है, दोनों का महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गया इसमें कि भाई अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे एक दूसरे को सहयोग हम देंगे। इसमें हुआ क्या था, हिटलर ने इथोपिया पे इटली के कब्जे को मान्यता प्रदान कर दी, क्योंकि इटली का काफी विरोध हो रहा था, 35 में उसने कब्जा कर लिया था। तो इटली ने बोला, मुसोलिनी ने बोला, भाई देख ऑस्ट्रिया तुम्हारा, तुम जब चाहे तुम ले लेना। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या था, पेरिस सम्मेलन में बीज नहीं थे, पेरिस सम्मेलन ने बुनियाद तय किया। असंतुष्ट तो दोनों थे, इटली को भी सम्मान नहीं मिला था, पीछे पड़ चुके हैं हम लोग। अब जाके इटली को एक समर्थन मिलना शुरू हुआ कि हाँ तुम भी परेशान, मैं भी परेशान, अब दोनों मिल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखें आप, 1936 का ही चल रहा है। देखिए, 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में, 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में ठीक है, 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में दोनों राष्ट्रों ने, दोनों राष्ट्रों ने जनरल फ्रैंको के समर्थन में, जनरल फ्रैंको, दोनों राष्ट्रों ने जनरल फ्रैंको के समर्थन में सेना भेजी। जनरल फ्रैंको के समर्थन में सेना भेजी। इसी में लिखें, फ्रैंको का सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हुआ। फ्रैंको का सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हुआ। फ्रैंको का सत्ता पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ये आपका जर्मनी और इटली का गठबंधन बना, तो उन्होंने अपनी सेना स्पेन भेज दी। अब फ्रांस को क्या लग रहा है कि भाई ये सेना यहां भी तैनात कर चुका है,
संख्या बढ़ा ही रहा है ये, और ये दोनों मिलकर के यहाँ पर भी सेना, हिटलर के हर एक कदम से फ्रांस की परेशानी बढ़ रही है। ये करेगा क्या, ये वाली बात चल रही है। ठीक, और क्योंकि एक मैसेज था ना कि हिटलर को जन समर्थन भी काफी मिल रहा है, डर दूसरा ज्यादा हो जाता है जन समर्थन को लेकर के। ठीक, ऐसे करके ऑब्वियस है। अब ये अब क्या करें, देखो बात जर्मनी इटली की नहीं, तीसरे देश की बात है, वहां पे भी पहुंच गए हैं। गठबंधन का विस्तार हुआ। अब आप किसी को सत्ता में बिठाओगे तो आपके साथ तो रहेगा ना। गठबंधन का फिर से एक तरह से आप धीरे धीरे गठबंधन की दिशा में, गुटबंदी की दिशा में आगे। याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण गुटबंदी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी गुटबंदी। उपनिवेशों की समस्या का तब समाधान नहीं हुआ, अब समाधान नहीं हुआ। जब हम कारण बढ़ेंगे तो सारी बातें फिर आ जाएंगी आपके सामने। 36 में 3 प्रमुख घटनाएं हो गई। सेना तैनात कर दिया गया राइन नदी वाले क्षेत्र में, रोम बर्लिन दूरी बन गया। एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इथोपिया पे, ऑस्ट्रिया पे, सारी बातें हैं इसके अंदर। तीसरा, स्पेन में ये लोग सैन्य सहयोग दे रहे हैं। आगे लिखें आप इसके बाद। लिखे 1937 में, 1937 में साम्यवाद विरोध के नाम पर, 1937 में साम्यवाद विरोध के नाम पर रोम बर्लिन दूरी का गठन हुआ। रोम बर्लिन टोक्यो कर लीजिएगा। रोम बर्लिन, रोम बर्लिन और टोक्यो, जापान भी शामिल हो गया इसमें। हाँ, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का गठन हुआ। साम्यवाद विरोध के नाम पे लिखवाया मैंने आपको। ठीक, ब्रैकेट में कर लेंगे आप, ब्रैकेट में। इसको एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट भी कहते हैं। एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट। कॉमिंटर्न का नाम सुना है ना, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। पैक्ट यानी समझौता, एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट। देखिए आप, पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट राष्ट्रों, इसी में लिखेंगे आप, पेरिस सम्मेलन से असंतुष्ट राष्ट्रों के गठबंधन का विस्तार हुआ। ये गठबंधन का विस्तार हुआ। विस्तार हुआ और हिटलर की आक्रामकता और बढ़ी। हिटलर की आक्रामकता और बढ़ी। ठीक है, विस्तार हुआ और हिटलर की आक्रामकता, एग्रेसिवनेस और बढ़ गया इसमें हिटलर का। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे। 1938 में, 1938 में, 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय किया। इसने कहा भाई ऑस्ट्रिया चाह था, आप लोगों ने मिलने नहीं दिया था पेरिस सम्मेलन में, अब ये चाह रहा था इसका विलय। अब जो चीज रोका उस समय क्यों गया था, रोका गया था कि ये ताकतवर हो जाएगा, बट विलय हो गया इसका ऑस्ट्रिया का इसमें 1938 में। देखो राष्ट्रों का, एक समय ऑस्ट्रिया कितना विशाल साम्राज्य, एक समय उसका विलय अब जर्मनी में हो रहा है। फिर वर्ल्ड वार के बाद ऑस्ट्रिया अलग होगा, 4 भागों में बटेगा ऑस्ट्रिया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। फिर उसको 1955 तक आते आते एक किया जाएगा जो आज का ऑस्ट्रिया है। तो राष्ट्रों का क्या इतिहास होगा फ्यूचर में, इस घटनाएं बताती हैं हमें। जैसी व्यवस्था आज दुनिया में है वैसी ही व्यवस्था रहेगी क्या, कहना बहुत मुश्किल है। बट इतिहास को देख करके मुझे ये लगता है कि आप मोटे तौर पे अभी इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन दौर में रह रहे हैं। युद्ध आज भी बहुत होते हैं, गृह युद्ध आज भी बहुत होते हैं, हत्याएं बहुत होती हैं आज,
और दुनिया में जिस तरह की शांति व्यवस्था ओवरऑल देखेंगे ना आप, ठीक है, वरना तो ये और बड़े पैमाने में, क्योंकि आज भय रहता है रूस का, चीन का, अमेरिका का, कि किसी भी देश का भय है दूसरे देशों पे आज, कम से कम युद्ध। सब ये जानते हैं, मानते हैं कि युद्ध से भला नहीं होना है, फिर भी लड़ते रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कहानी, कुछ ना कुछ नई कहानी रोज ट्विस्ट आती रहती है। आजकल पिक्चर में एक नया ट्विस्ट आ गया सीरिया का, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको हम बता रहे थे कि भाई लोकतंत्र का वेव चलता है, ठीक है। 2011 से ही सीरिया में असद के शासन का विरोध प्रारंभ, जब ट्यूनीशिया में हुआ था, जब लीबिया में हुआ था, जब इजिप्ट में हुआ था, 11 से ही चल रहा था विरोध। रूस के समर्थन से असद बना हुआ था लंबे समय तक, ठीक है। अब एक समय ऐसा है कि असद को भी भागना पड़ा। असद का परिवार, जैसा आपने अखबारों में पढ़ा होगा, 53 वर्षों से शासन कर रहा था सीरिया के ऊपर। तो आप देखोगे ना, मध्ययुगीन व्यवस्था जो हम लोग पढ़ते थे, मतलब उस तरह का दौर दुनिया में आज भी मौजूद है कई देशों में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि नई व्यवस्था क्या बनती है वहां, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सीरिया में नई व्यवस्था क्या बनती है, वो देखने वाली बात है। अब नई व्यवस्था केवल वहां के लोग जिन लोगों ने भगाया असद को, सामान्य लोग तो है नहीं। भाई जो विरोधी लॉबी है सीरिया में, जो विरोधी लॉबी है, एक लॉबी को तुर्की पूरा सपोर्ट करता है। असद वाली लॉबी को तो ईरान सपोर्ट करता था, एक लॉबी को वहां अमेरिका सपोर्ट करता है, कभी कभी अमेरिका तुर्की के बीच, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे वहां कई तरह की लॉबी है जिसको बाहर की शक्तियां। तो सीरिया इस समय प्रयोगशाला बना हुआ है। देखो आप कमजोर हो गए, जैसे अफगानिस्तान कभी कमजोर है मान लीजिए, तो वहां तुरंत लेबोरेटरी बना देंगे उसको, सबके सब आओ यहीं प्रयोग करते हैं, आओ यहीं शक्ति परीक्षण करते हैं अपना। जो हथियार बम वगैरह कहाँ इस्तेमाल होंगे, वहीं इस्तेमाल होने शुरू हो जाते। ट्रंप के आने के बाद, जैसे जिस समय भी वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, मैसेज वैसेज तो क्लियर दे चुके हैं वो, दुनिया में फिर एक आप देखोगे व्यवस्था को लेकर बहुत हलचल होने वाली है। वो एकदम क्लियर कट था कि ईरान को मुश्किल में डालेंगे हम। रसिया के साथ संबंध उसके थोड़े बेहतर थे, बाइडेन के समय संबंध बहुत पिछले स्तर पे चले गए थे। बहुत सारी व्यवस्था फिर एक बार बदलेगी। अमेरिका में व्यवस्था बदलते ही पूरी दुनिया में व्यवस्था में हलचल। अमेरिका के आर्थिक हितों को लेकर के बहुत ज्यादा आप देखोगे ट्रंप को, मतलब किसी भी लेवल पे जाने को तैयार रहते हैं हम अमेरिका के आर्थिक हितों को लेकर के। उन्होंने कहा कि भाई इतना ज्यादा दबाव देखो तो नाटो से मैं बाहर कर लूंगा अपने आप को, तुम समझो। ट्रंप जो है अलग तरीके की व्यवस्था, जो कि बहुत ठीक भी नहीं है, बट वही है, ठीक है। तो बहुत सारे हलचल हैं दुनिया में होते रहते हैं, बट स्टिल उसके बावजूद जिस तरह से देखो आप, वर्ल्ड वार कोई किसी पे जा रहा है, कब्जा कर ले रहा है, जापान चाइना को रौन दे रहा है, सब अफ्रीका को रौन, एटलीस्ट वो वाला दौर तो अब कम से कम नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी कह लो आप, 1950 के बाद दुनिया जो है उसके पहले की दुनिया की तुलना में एक बेहतर दुनिया तो है ही, निरंतर बेहतर हुआ है, ठीक है। तो अब उम्मीद करें कि सबका सेंस काम करता रहेगा, चीजें बेहतर रहेंगी। जब सेंस काम करना बंद कर देता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं बहुत। तो 1938 में इसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया, लेकिन तथा देखें इसी वर्ष चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन लैंड, ये लिखा हुआ बोर्ड पे, चेकोस्लोवाकिया के सुडेटन लैंड नामक क्षेत्र पर हिटलर ने दावा किया। ये जर्मन आबादी वाला क्षेत्र था, ठीक। जब चेकोस्लोवाकिया बना था तब उसको दे दिया गया था। हिटलर ने दावा किया कि जर्मनी से कुछ लगा हुआ इलाका था सुडेटनलैंड का, जहाँ जर्मन आबादी रहती थी। इसने दावा किया कि भाई ये मेरा है, ये मुझे दे दो। जब जर्मनी के बाहर स्पेन में सेना भेजी, ऑस्ट्रिया को मिला लिया उसने, मेरा हिस्सा है भाई, तुम दे दो हमें इसको।
इस मुद्दे पे थोड़ा सा एक भय का वातावरण बना कि भाई ये तो जर्मन आबादी जो यहाँ थी, वो समस्या देखो अल्पसंख्यक की हो जाती है। अब उसको था कि मुझे जर्मनी के साथ मिलना है। ठीक है, हिटलर ने उस भावनाओं को उभारा, पब्लिक विरोध करी, हिटलर ने कहा भाई इसको हमें दे दो। अगला पॉइंट लिखें। इसी मुद्दे पर 1938 में इसी मुद्दे पर 1938 में म्यूनिक सम्मेलन बुलाया गया। म्यूनिक एक शहर का नाम है, लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। सितंबर 1938 की बात है ये। इसी मुद्दे पर 1938 में म्यूनिक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, म्यूनिक एक शहर है जर्मनी का, सम्मेलन बुलाया गया। इसी में लिखें आप, इस सम्मेलन में जर्मनी इटली के अतिरिक्त इस सम्मेलन में जर्मनी इटली के अतिरिक्त जर्मनी इटली के अतिरिक्त ब्रिटेन एवं फ्रांस ने भाग लिया। ठीक है, हिटलर को हिटलर को सुडेटन लैंड का क्षेत्र दिया गया। हिटलर को सुडेटन लैंड का क्षेत्र दिया गया। ठीक है, सुडेटन लैंड का क्षेत्र दिया गया तथा हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप न करने तथा चेकोस्लोवाकिया के सुरक्षा का आश्वासन दिया। चेकोस्लोवाकिया के सुरक्षा का आश्वासन दिया। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई ये सुरक्षित रहेगा। चेकोस्लोवाकिया औद्योगिक रूप से, आर्थिक, सैनिक रूप से भी मजबूत था, है ना। तो हिटलर ने एक बार दबाव बनाया। अब इसमें समस्या क्या थी, इससे हिटलर की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ी कि हम जिस पे दबाव बनाते हैं वो हमें हासिल हो जाता है। ठीक, और ये क्या था, जैसे आपने चेकोस्लोवाकिया कब बना, वर्साय में बना। आप मतलब पूरी व्यवस्था, पेरिस की पूरी व्यवस्था को तोड़ चुका है। पेरिस के निर्णयों में लगातार ये फेरबदल, संशोधन करता जा रहा है शांति सम्मेलन में। ठीक, हिटलर को तब रोका जा सकता था जब सब मिलकर उस पर दबाव बनाते हैं। ठीक है, अब इस सम्मेलन में देखो चेकोस्लोवाकिया को ही नहीं बुलाया गया म्यूनिक सम्मेलन में। जिसका क्षेत्र है उसी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। सोचो राष्ट्रों के भविष्य का फैसला कैसे होता है। यदि आप कमजोर हैं, ये बहुत व्यवहारिक उदाहरण, यदि आप कमजोर हैं तो ऐसे ही फैसला होगा। ठीक है, और रसिया को भी नहीं बुलाया गया क्योंकि वहां साम्यवादी सरकार थी, मार्क्सवादी सरकार थी, वैसे भी दूरी बना के लोग चलते थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन अभी चल रहा है। अगला पॉइंट लिखें। 1939 के प्रारंभ में 1939 के प्रारंभ में हिटलर ने 1939 के प्रारंभ में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया 1939। अब जबकि वादा किया था कि कब्जा नहीं करेंगे, सुरक्षा का आश्वासन दिया था, फिर भी उसने चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा। अब यहां पे बात फंस गई। ठीक है, क्या अब क्या करना है। इसने एक तरह से चुनौती दी कि भाई अब रुको मुझे।
लोग कहते हैं कि हिटलर तैयार था, यदि दबाव बनाया जाता तो शायद वहां रुकता, कुछ बीच बचाव होता। ठीक है, बट बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम था उस समय चेम्बरलेन। चेम्बरलेन रास्ता होता है ना, मतलब चेम्बर बैठने वाला, चेम्बर हो गया रास्ता, ठीक है, का नाम था। और उसको कहता था कि नहीं, ये एक बार दे देंगे ना ये वाला हिस्सा, सुडेटन वाला हिस्सा, तो हिटलर शांत हो जाएगा। हिटलर को समर्थन इसलिए मिलता है कि अन्याय हुआ है जर्मनी के साथ। दूसरा, उसके दिमाग में रहता था हिटलर जो कर रहा है अभी इधर ही कर रहा है ना मैक्सिमम, इधर मजबूत होगा तो बार बार कह तो रहा है कि हम साम्यवाद को रोकेंगे हम। उसको लगता था कि हिटलर रूपी जो बम है इसका इस्तेमाल हम रूस के अगेंस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्यूलिंग भी कर रहा है उसको, मतलब ठीक है, मतलब मार्क्सवाद ज्यादा खतरनाक है, अभी इसको रोकना जरूरी है, रूस को रोकना जरूरी है, ये सब भी चल रहा है उसके जहन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें कि इसके पश्चात हिटलर ने यूएसएसआर से यूएसएसआर से 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए नॉन एग्रेशन पैक्ट, इसको आप अनाक्रमण समझौता भी कह सकते हैं, है ना। हिटलर ने यूएसएसआर से 10 वर्षों के लिए अनाक्रमण समझौता किया, और इस समझौते में ही पोलैंड के बंटवारे इस समझौते में ही पोलैंड के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच सहमति बनी। पोलैंड के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच सहमति बनी। कुछ मसला ऐसा था कि एक आधा नदी है ऐसा कोई पोलैंड में, यहाँ पे हुआ कि नदी के उधर का इलाका तुम रख लेना, इधर का इलाका हम रख लेंगे, और हम दोनों एक दूसरे पे अगले 10 वर्षों तक आक्रमण। तो इसको भी पता है, स्टालिन को भी पता है कि ये पूरा का पूरा साम्यवाद विरोध के नाम पे सत्ता में आया है। साम्यवादियों को चुन चुन के मारता है ये, साम्यवादियों को चुन चुन के मारता है, पकड़ता है, सांसदों को, पार्टीज को, सबका धर पकड़। और ब्रिटेन, फ्रांस सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि साम्यवाद को तुम रोको। स्टालिन को पता था कि युद्ध तो होना ही है पूंजीवादी देश से, जब तक हम टाल सकते हैं तब तक टालें। और स्टालिन को पता था, उसको पता था कि हिटलर पहला टारगेट फ्रांस को करेगा। उसको पता था कि जब हम ये समझौता कर लेंगे तो हिटलर थोड़ा आश्वस्त हो जाएगा, हमें भी मौका मिल जाएगा, हम भी इधर कब्जा कर लेंगे। उसको था ताकि लड़ाई भी होगी तो रूस की सीमा में नहीं होगी, पोलैंड की सीमा में होगी। पोलैंड का तो हाल बहुत बेहाल रहा है। पोलैंड का जो हाल है, आप देखो ना, यूरोपियन देशों ने अपने यूरोप के ही भाइयों को नहीं छोड़ा तो क्या किसी और को छोड़ेंगे आप। क्या हो रहा है ये? किसी ने कुछ कमेंट किया क्या? नॉर्मल कमेंट था ना, तो हमारे सहयोगी एकदम कान चौकन्ने करके खड़े हैं, फिर इधर से ये बात आई है, फिर तो ये बात समझ में आ रही सभी को। तो इस एक तरह से क्या था कि दोनों समझ रहे हैं कि भाई हमारे लिए ये बेहतर होगा, लड़ना तो है, दोनों को पता है कमाल का दौर चल रहा है ये, ठीक है। थोड़ा हम ब्रीदिंग करते हैं, थोड़ा तुम भी ब्रीदिंग कर लो, तब तक लंबी गहरी सांस लेते हैं। इसका बस कॉन्सेप्ट था कि इधर जितना कब्जा करेंगे हम, लड़ाई रूस की धरती पे ना हो। ये तो मान ही रहा कि लड़ाई होनी है, स्टालिन कह रहा है। इस घटना से क्या था, इस घटना से हिटलर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, हिटलर ने अपना फोकस जो है फ्रांस की तरफ। हिटलर बेसिकली मिसगाइडेड मिसाइल था। हिटलर क्या था? मिसगाइडेड प्रक्षेपास्त्र था।
ब्रिटेन उसको गाइड करना चाह रहा था रूस के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में, यूएसएसआर के अगेंस्ट में। इसने गाइड कर दिया पश्चिम की तरफ, इसने गाइड किया और हिटलर इधर चल दिया। बट इसको पता था मिसगाइडेड है, इधर भी आएगा ये। उसकी तैयारी वो पूरी तरह से कर रहा था। वो टाइम ले रहा था, जितना टाइम मिले और तैयारी कर ले हम, और हथियार हो, ठीक है, और सैनिक हों, खाइयाँ हों, जो जो कर सकते हैं हम सब करें हम, ठीक। तो नॉन एग्रेशन पैक्ट एक टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड वार की दिशा में ले जाने में। अगला पॉइंट लिखें, लिखें इसी वर्ष इटली के साथ, इसी वर्ष इटली के साथ स्टील पैक्ट किया गया, इस्पात का समझौता। इटली के साथ स्टील पैक्ट किया गया, जिसमें एक दूसरे को सैन्य सहयोग, एक दूसरे को सैन्य सहयोग देने का प्रावधान था। ठीक है। अब ये था कि किसी एक पे हमला होगा तो हम एक दूसरे को, गठबंधन पहले भी बना है साम्यवाद विरोध के नाम पे, सहयोग के नाम पे, पर ये हो गया अलायंस। अलायंस यानी मिलिट्री लेवल पे अब कॉरपोरेशन की बात हो रही है। जहां आप देखोगे आप अलायंस यानी सैन्य स्तर पे सहयोग एक दूसरे को करेंगे। हिटलर इधर से भी कॉन्फिडेंस बूस्टर डोज ले चुका है, इधर से भी कॉन्फिडेंस बूस्टर डोज ले चुका है। अब वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले प्रतिशोध ले लें इधर से हम, उसके बाद लेवन सेरम पे काम करेंगे। पहले वो प्रतिशोध लेगा, फिर वो लेवन सेरम पे काम करेगा। ठीक, ये इस तरह से उसकी पॉलिसी आगे चल रही है। अगला पॉइंट लिखें, इसके पश्चात हिटलर ने, क्या हो रहा है आज, सर्दी का असर कुछ ज्यादा ही लग रहा है आज। इसके पश्चात हिटलर ने पोलैंड से गलियारे में कुछ भूभाग की मांग की। गलियारे में कुछ भूभाग की मांग की। ठीक, हिटलर ने कहा ये गलियारा हमें दे दे ठाकुर, वरना तेरा, ये कहां बोला था उसने, जितना बोला मैं उतना ही सुनो तुम, वरना तेरा हाथ काट लेंगे अलग से अलग। मसला क्या था, आपको याद होगा, यहां पे डेंजिंग शहर, यहां पे गलियारा दिया गया था इसको, पोलैंड को। यहां पर जर्मनी का एक इलाका था। ये जो प्रोविजन किया गया था ये गलत प्रोविजन था, ये पूरी तरह से तुम पोलैंड को ही दे देते। वहां जर्मन आबादी ज्यादा थी, दे भी नहीं सकते थे आप। पोलैंड को समुद्र तक यदि निष्कासन के लिए आप नहीं देंगे जगह, तो पोलैंड कैसे सरवाइव करेगा ठीक से वो। हिटलर ने बस ये कहा कि मुझे इधर से इधर जाने के लिए रास्ता दो। ठीक, पोलैंड वैसे दे देता, डर गया था काफी वो, बट ब्रिटेन ने उसको रक्षा का आश्वासन दिया था चेकोस्लोवाकिया के बाद, तुम घबराना मत। ओपनली उसने कहा था कि अब तो हो गया जो होना था, लेकिन पोलैंड की रक्षा अब हम करेंगे। तो हिटलर ने कहा बस हमें क्षेत्र दे दो इतना, क्योंकि फंडिंग तो कर रखा, वो यूएसएसआर से बात करके करना क्या है हम लोगों को। ठीक, पोलैंड ने मना कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन रक्षा का आश्वासन दे रखा था उसे, गलियारे के मांग की। इसे में लिखें आप, क्योंकि ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था, ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था, अतः पोलैंड ने
पोलैंड ने हिटलर की मांगों को स्वीकार नहीं किया। हिटलर की मांगों को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, देखिए आप अगला पॉइंट, सितंबर 1939 में, सितंबर 1939 में, ठीक है, हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जब हम पढ़ते हैं ना पोलैंड पे आक्रमण के साथ शुरुआत हुई, तो ये वो कहानी है, हिटलर ने हमला कर दिया। क्यों हमला किया? हिटलर को लगता था कि ब्रिटेन जो है ब्लफ कर रहा है, ब्रिटेन मदद नहीं करेगा इसको। उसका ये मानना था कि चेकोस्लोवाकिया में ही वो लोग विरोध करते थे मेरा, बट जब वहां विरोध नहीं किया तो यहां भी नहीं करेगा। दूसरा उसका ये मानना था कि उसको पता है कि मैं पोलैंड पे कब्जा करूंगा तो फिर मैं यूएसएसआर से लड़ने वाला हूं। हिटलर का सेकंड कैलकुलेशन ये था कि ब्रिटेन शायद ये सोचेगा कि अच्छा तो है, रूस की तरफ बढ़ रहा है, बट दोनों कैलकुलेशन उसका गलत साबित हुआ। ठीक है, ब्रिटेन ने उसको वार्निंग दी कि भाई तुमने ये ठीक नहीं किया है, अब हम, ठीक है, इसका फैसला अब युद्ध से होगा, ब्रिटेन ने भी कह दिया। अब हिटलर को लगता था जब फैसला युद्ध से होगा तो कब होगा। ठीक है, हिटलर भी तैयारी कर रहा है, ब्रिटेन भी तैयारी कर रहा है, कोई किसी पे हमला नहीं कर रहा, बस केवल बोल रहे हैं देख लेंगे तो देख लेंगे, फोन पे एक दूसरे को धमकी, अखबारों में धमकी, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अगले 5-6 महीने तक कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद हिटलर ने अपने आप को यहां मजबूत किया, रूस ने अपने आप को यहां, सब मोर्चा संभाल रहे हैं अपना अपना। फ्रांस पूरी तैयारी कर रहा है, भाई वगैरह सब तमाम तरह की तैयारी कर रहा है बॉर्डर पे। हिटलर तो इधर ही आएगा पहले, वो उसको पता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरी तैयारी चल रही है। फिर 5-6 महीने के बाद 1940 में हिटलर ने हमला शुरू किया, फरवरी मार्च में। सबसे पहले यहां पर उसने हॉलैंड, बेल्जियम, इन सब को निपटाते हुए फ्रांस को हमला किया। इतना जोरदार हमला था कि फ्रांस का शासक भागा ब्रिटेन। सेना लड़ती रही बट सुरक्षित सरकार चलाने के लिए वहां पे। ठीक है, और कुछ ही महीनों में ब्रिटेन, जर्मनी ने यहां पे अपनी स्थिति मजबूत। फिर उसका टारगेट था अगला ब्रिटेन, यूके। हमला शुरू किया 1940 में, लड़ाई चलने लगी। वैसे उसका अनुमान था कि हम 2-3 महीने में ब्रिटेन को भी निपटा देंगे, बट अनुमान गलत साबित हुआ। ब्रिटेन ने मजबूती से जवाब दिया, युद्ध लंबा खिंच गया थोड़ा उसको, और बमबारी जर्मनी पे भी होने लगी, मतलब ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो दोनों ऐसे करके फाइट बढ़ गए दोनों के बीच में, और अब ये लड़ाई चला, लगभग 1 साल तक लड़ाई हो चुका था चलते हुए ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। कमजोर नहीं पड़ा था ब्रिटेन, बट यहीं पे एक गलती हो गई हिटलर से। उसको लगा कि बहुत विलंब हो रहा है योजना को लागू करने में। ब्रिटेन अभी ठीक ठाक फाइट कर रहा था, तभी हिटलर ने यूएसएसआर पे हमला। एक बड़ा ब्लंडर कर बैठा वो। ठीक है, तो गलती करेगा ही, है ना, क्योंकि स्टालिन ने इतनी मजबूती से तैयारी कर रखी थी यहाँ पे पश्चिम में, बहुत बड़े पैमाने पे। सबसे ज्यादा हिटलर को किसी ने डैमेज किया था, स्टालिन ने डैमेज किया। बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बैटल के नाम है, बहुत सारी किस्से कहानियां आप कभी किताब में पढ़ेंगे, सब आपको मिलेगा। एग्जाम में लिखने के लिए हमें उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, एग्जाम में तो लिखना है जो हम लोग जैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे युद्ध किया उसने, क्या इसका परिणाम रहा, ये सब बातें एग्जाम में पूछी जाती है। हिटलर की ताकत इधर और इधर 2 भागों में बंट जाएगी इसके बाद, क्योंकि 1940 में हिटलर ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था पश्चिम यूरोप में। इधर से मुसोलिनी ने कहा कि भाई मैं भी युद्ध में शामिल। इसने इधर कुछ बाल्कन में बम गिराना शुरू कर दिया, यूगोस्लाविया पे, यहाँ वहाँ, ये सब मेरा है। दक्षिण अफ्रीका में इसने फ्रांस के कुछ क्षेत्रों पे बमबाजी शुरू कर दी, सब मेरा है। फाइनली इटली फ्रांस के अगेंस्ट में है, क्योंकि दोनों मेडिटेरियन पावर हैं, दोनों की नजर नॉर्थ अफ्रीका पे है। हमने आपको शुरू में बताया था कि फ्रांस इस बात को पसंद नहीं करेगा कि इटली एक मजबूत राष्ट्र, वो ज्योग्राफी का सिचुएशन ऐसा बन जाता है।
तो इटली के आने से थोड़ा सा वो भी मतलब हिटलर भी मजबूत महसूस कर रहा था, भाई तैयारी इसकी भी थोड़ी बहुत थी। जब चीजें ऐसी चलती रही तो दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका पे हमला कर दिया। अमेरिका के पर्ल हार्बर पे उसने बोला मैं भी हूं। भयानक तबाही मचाई, बड़ी संख्या में सैनिक, नौसैनिक बेड़ा सब बर्बाद कर दिया। फिर वो गलती हो गई जो जर्मनी ने किया था पहले वर्ल्ड वॉर में। अमेरिकी जहाजों पर हमला करके आपने अमेरिका को आमंत्रित कर दिया था। इस बार जापान ने आमंत्रित कर दिया अमेरिका को। अमेरिका के आते ही 2-4 महीने में युद्ध का झुकाव ब्रिटेन की तरफ। उसके पास उसकी नौसैनिक क्षमता, उसकी वायुसेना काफी मजबूत स्थिति में था अमेरिका, ठीक है। और फिर चीजें बदलनी शुरू हो गई। हालांकि शुरू का 5-6 महीना तो जापान का ठीक गया। दिसंबर 41 में जापान ने जब अमेरिका पे हमला किया, अगला 4-5 महीने तो ठीक गया। उसने इंडोनेशिया पे, मलेशिया पे, वियतनाम पे, कंबोडिया पे, बर्मा पे, सब पे कब्जा कर लिया था जापान ने। हॉलैंड को हराया, फ्रांस को हराया, ब्रिटेन सब भाग रहे थे, भगदड़ मची हुई थी। बट जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के बारे में हम पढ़ते थे, उसी समय फिर अमेरिका ने रिगेन करना शुरू किया इन लोगों ने, और वहीं से चीजें बदलनी शुरू हो गई फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर की। और फिर धीरे धीरे पलड़ा ब्रिटेन के पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में झुकता चला गया। 1942 के अंत तक आते आते फिर 43 में, 44 में से करते लड़ाई चलती रही। फाइनली परमाणु बम गिरा करके अंतिम राष्ट्र जो था आत्मसमर्पण करने वाला, इसमें जापान ही था। 15 अगस्त को ऑफिशियली उसने सरेंडर जापान ने कर दिया था। 15 अगस्त का जो डेट भारत की आजादी का रखा गया था, इसी याद में रखा गया था। 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था जापान के ऊपर, 15 अगस्त को उसने ऑफिशियल समर्पण। अच्छा, ये माउंटबेटन को कहा गया था तुम तय कर लेना आजादी कब देनी, फ्री हैंड था। माउंटबेटन सोच रहा था कि क्या करें, कब दिया जाए, डेट कौन सा मुकर्रर किया जाए। उसको लगा कि 15 अगस्त ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक तरह से ब्रिटेन उसको सेलिब्रेट करता है अपने, ठीक है, मतलब वर्ल्ड वार की समाप्ति को लेकर के। तो भाई उसने उसकी याद में भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 47 को, तो ऐसे करके कहानी चलेगी वर्ल्ड वार की आपकी। मॉडर्न इंडिया में मैं आपको बता चुका हूं, इसी वर्ल्ड वार से गांधी जी की पॉलिसी, सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी, सबकी गाइड हो रही थी कब क्या करना है। ये पता नहीं था कि क्या रिजल्ट होगा उस समय भी। हम लोगों ने भी रिस्क लिया था। अंग्रेजों ने कहा कि भाई देखो हिटलर ज़्यादा खतरनाक है। गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक है, खतरनाक ज़्यादा तो अब हम समझेंगे, ईश्वर के भरोसे छोड़ो हमको तुम। जापान ज़्यादा खतरनाक है, कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, पर तुम्हारे शासन को बिल्कुल बर्दाश्त, या तो तुम अभी वादा करो कि छोड़ दोगे भारत, तब तुम्हारे साथ खड़े हैं। गांधी जी ने खुद भी कहा था अंग्रेजों का पक्ष उचित है। गांधी जी ने एक पत्र भी लिखा था कई, ठीक है, कि भाई मानवता की रक्षा के लिए कोई एक युद्ध जरूरी है तो वो हिटलर के विरुद्ध। बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब आज़ादी की कीमत से कम कुछ भी हम तुमसे बातचीत। ये भारत की अलग घटना है। अब देखोगे ना, हिटलर के एग्रेसिव पोस्चर से युद्ध की शुरुआत हुई है। वो आप देखोगे 35 के बाद मुसोलिनी इसके साथ चल रहा है। हमने कल मुसोलिनी के बारे में भी बताया था, अभी भी आपको बताया। तो दोनों विश्व युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था। एक बार सवाल पूछा आईएएस में, प्रथम विश्व युद्ध के लिए भी जर्मनी उत्तरदायी था और दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी। हिटलर के विदेश नीति को संक्षेप में यहां बताना था, और वहां जर्मनी कैसे उत्तरदायी था उसको बताना था। समझ में आ रही बात सभी को? हिटलर कैसे उत्तरदायी आपके सामने है सारी घटनाएं, ठीक है, संक्षेप में कि हिटलर ने कैसे युद्ध की शुरुआत की। सवाल उठता है कि हिटलर को मतलब इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, इतना आक्रामक कैसे हो गया, क्योंकि हिटलर को रोकने की कोशिश ब्रिटेन फ्रांस के द्वारा क्यों नहीं की गई, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। जब वो गलत कर रहा था, अन्याय कर रहा था, एग्रेसिव हो रहा था, तब उसे क्यों नहीं रोका गया? इसी को कहा जाता है दोनों विश्व युद्धों के बीच ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। फ्रांस हिटलर को तो रोकना चाहता था, बट ब्रिटेन नहीं चाहता था। बात इसमें फिर फंस गई वही, फिर ब्रिटेन फ्रांस की इस प्रतिद्वंदिता में बात फंस गई और वर्ल्ड वार तक बात आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जीत में 4 देशों की बड़ी भूमिका थी।
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस की भी भूमिका थी। जापान, इटली ने भी कंट्रीब्यूट किया। 6 देश मान लो आप मोटे तौर पे। ठीक। जापान अलग है, आपके विरोधी खेमे में है। इटली अलग है, आपके विरोधी खेमे में है। रसिया में मार्क्सवादी क्रांति हो चुकी है। और अमेरिका को यूरोपीय देशों से कोई मतलब नहीं है। जैसे वर्ल्ड वार को जीतने में 6 देशों की अहम भूमिका थी, वैसे वर्ल्ड वार के बाद शांति बनाए रखने में भी इन 6 देशों की अहम भूमिका। 4 तो अलग थलग पड़ा हुआ है इसमें, और 2 ही हैं। उसमें भी ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से लुका छिपी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। समझ में आता है ना, हाइड एंड लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। हिटलर इन सब चीजों को समझ रहा था, तो हिटलर ने अपना एक अग्रेसिव पोस्चर अपनाया। हिटलर ने, चलते हो यस, इतना खुश होकर बोला इसने, यस सर। हाँ तो ठीक तो है, मैं भी खेलता हूँ। छिप ही नहीं पाता हूँ अब मैं, जहां छिपता हूँ वहां से दिख जाता हूँ, है ना। ठीक है। तो हिटलर का फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी कैसे सके, इस पे एक प्रश्न आ चुका है। ठीक, वो भी स्ट्रेट ही सवाल है। मतलब आप, तभी तुम कहते हैं हम लोग कि देखो, विश्व इतिहास में अभी भी सिलेबस का इतना दायरा है कि यूपीएससी कभी कुछ बाहर जाना चाहे तो जा सकती है, बट एकदम ये गारंटी है कि कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान में, कुछ नहीं लिख पाएगा। इसलिए आपको मैंने शुरू से कहा क्लास नोट्स पे टिक जाइएगा, अपना ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें आपको। जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी, और ट्रेंड बदलेगा भी, तब भी आप सब क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे यहाँ से आप। ठीक है, यदि ट्रेंड बदलता भी है तो हम तो उसके लिए भी सावधान है, क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग तैयारी का मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। मैं तो शुरू से कहता हूँ, पूरे सिलेबस को, महत्वपूर्ण बातों को जब आप तैयारी शुरू करिए, तो आप किसी के झांसे में मत आइए कि नहीं बायोलॉजी नहीं पढ़ना मुझे, फिजिक्स नहीं पढ़ना मुझे। कोई ऐसा ब्लंडर मत करिए, आपने तैयारी की शुरुआत की है। सब कुछ पढ़िए, बाद में तय करिए मैं ये छोड़ दूंगा कि नहीं। शुरू में सब पढ़िए आप एक बार। ठीक है, कोई नहीं जानता है कब यूपीएससी किस सेक्शन को महत्व दे देगी एग्जाम में। सब झूठ है, फरेब है एकदम, कोई कुछ भी कहता है तो। कुछ भी ट्रेंड व्रेंड, एक ही ट्रेंड है कि उसका कोई ट्रेंड नहीं है। अब उसके लिए क्या होता है कि आप किसी एक जगह बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे तो टाइम बहुत किल होता है, तो आप समझ बना लीजिए महत्वपूर्ण बातों के साथ, और पूरा सिलेबस कवर करिए, फिर आप ट्रेंड को समझते चलिए। जहां जहां ट्रेंड लगता है वहां थोड़ा मेहनत बढ़ाइए, जहां ट्रेंड कम है वहां थोड़ा कम रखिए। अवेयर लेकिन पूरे टॉपिक से रहिए। इसी से रिलेटेड हमारा अगला हिस्सा क्या है, तुष्टीकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। देखिए आप शीर्षक देते हैं आप, तुष्टीकरण की नीति। अपीजमेंट पॉलिसी, ये शब्द ही बहुत पॉपुलर है किताबों में, दोनों विशुद्धों के बीच में। तुष्टीकरण की नीति। ठीक है, क्या है, और फिर हम ऐसे करके 4 हिस्सों में बांटकर इसे भी हम लोग समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। पहले लिख लें आप क्या है, फिर मैं इसको समझाता हूँ। तुष्टीकरण की नीति क्या है। देखिए, दोनों विश्व युद्धों के बीच, दोनों विश्व युद्धों के बीच दोनों विश्व युद्धों के बीच मुख्यतः ब्रिटेन, मुख्यतः ब्रिटेन एवं कुछ सीमा तक फ्रांस के द्वारा, कुछ सीमा तक फ्रांस के द्वारा फ्रांस के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई।
नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत ठीक है, तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। ठीक है, इसके अंतर्गत जर्मनी, इटली, जापान के आक्रामक नीतियों को इन राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस के द्वारा या तो नजरअंदाज किया गया या फिर यह मानते हुए कि कुछ समय के पश्चात जैसे ही इनका असंतोष कम होगा, ये आक्रामक नीतियों को छोड़ देंगे, त्याग देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अपीजमेंट क्या होता है? किसी गलत चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं बार बार, एक तरह से आप बढ़ावा दे रहे हैं उसको। अपीजमेंट का मतलब क्या हुआ? गलत स्टेप को बढ़ावा देना। ठीक है, तुष्ट करना, उसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। क्यों? ठीक है, क्योंकि उससे लगता है कुछ ना कुछ हमें फायदा, ये फायदे के लिए बढ़ावा दिया जाता है। समझ में आ रही बात? संक्षेप में कभी भी अपीजमेंट वर्ड सुने, जैसे भारतीय राजनीति में सुनेंगे आप कि जो राष्ट्रीय दल है एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आप दोनों तुष्टीकरण करते हैं, यानी गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो उसके लिए अपीजमेंट वर्ड यूज किया जाता है। खास करके सांप्रदायिकता को लेकर के शब्द खूब चलता है। ठीक है, जैसे ब्रिटिश सरकार जो है तुष्टीकरण की नीति पे चल रही थी, है ना, मुस्लिम सांप्रदायिकता को बार बार उभारती थी ब्रिटिश सरकार, से पता था ये गलत है, फिर भी अपने फायदे के लिए वो उसको सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो वहां पे भी ये वर्ड यूज होता है तुष्टीकरण, खूब राजनीति में भी खूब यूज होता है। मुख्यतः ब्रिटेन की नीति और कुछ सीमा तक फ्रांस की नीति, इसमें जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक नीतियों को नजरअंदाज किया गया, मुख्यतः अपने फायदे के लिए। ठीक, इससे अपना फायदा है, या इसलिए भी छोड़ दिया गया कि चलो कुछ समय के बाद ये शांत, दूसरा रीजन भी दिया जाता है, बट तो पहला पॉइंट में लिखा है वो मेन डेफिनेशन वही है इसका, तुष्टीकरण। अगला सवाल उठता है कि ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी ने सपोज दैट अनिवार्य सैन्य भर्ती की घोषणा की, हिटलर ने, विरोध क्यों नहीं किया? एक, जर्मनी ने राइन भूमि में, लैंड में सेना को क्यों विरोध नहीं किया? स्पेन में सेना भेजी, क्यों विरोध नहीं किया? जब ब्रिटेन ने खुद ही जर्मनी को नौसेना के उल्लंघन कर उसको एक तरह से लाइसेंस दे दिया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो ब्रिटेन को लगता था भाई इसकी समस्या तो साम्यवाद, इसकी समस्या तो फ्रांस है, ब्रिटेन थोड़ी है। ब्रिटेन अपने पे आ गया कि मैं समस्या थोड़ी हूं। तो मैं बार बार कहता हूं समस्या के सबसे ऊपर सिर पे ब्रिटेन बैठा हुआ है। समस्या बेसिकली शुरू हुई है असमानता पर आधारित व्यवस्था के कारण। व्यापार के नियम होते हैं, उपनिवेशों को लेकर सब नियम होते हैं, विवादों के समाधान के नियम होते हैं, तो इस तरह की समस्या पैदा, और सबके शीर्ष पे कौन बैठा हुआ था? ब्रिटेन बैठा हुआ था। तभी तो इस तरह का आप देखोगे असमान या इरेटिक उच्छृंखल बिहेवियर जर्मनी भी कर रहा है, बाजार की तलाश में, प्रतिष्ठा की तलाश में। तभी तो सब इटली भी कर रहा है, जापान भी कर रहा है। जीतने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया, उनको लग रहा था और ताकत दिखानी पड़ेगी, हमें तब तो सम्मान मिलेगा।
जर्मनी तो वैसे ही हारा हुआ, तो उसे ताकत तो दिखाना ही था सम्मान के लिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन सब बना हुआ है। इस सबके ऊपर ब्रिटेन बैठा हुआ है। ब्रिटेन ने यदि समस्याओं को जड़ से समाधान करने की कोशिश, समाधान कभी नहीं होता है, इस तरह का संतोष नहीं पनपता, हिटलर को फ्यूलिंग का मौका नहीं मिलता कभी भी। अब लिखिए ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया, देखिए आप, ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया। देखिए ब्रिटेन की यह सूझ थी ब्रिटेन की यह सूझ थी कि पेरिस सम्मेलन में कुछ राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ है, पेरिस सम्मेलन में कुछ राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ है। यदि के साथ अन्याय हुआ है, यदि कुछ सीमा तक यह अन्याय दूर हो जाए, तो फासीवादी शक्तियों की लोकप्रियता, तो फासीवादी शक्तियों की लोकप्रियता में गिरावट होगी। फासीवादी शक्तियों की लोकप्रियता में गिरावट होगी। ठीक है, एक तो पॉइंट ये था। इसी में अगला पॉइंट लिखें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन व्यक्तिगत तौर पर, प्रधानमंत्री चैम्बरलेन व्यक्तिगत तौर पर इस नीति का समर्थक था। चैम्बरलेन व्यक्तिगत तौर पर इस नीति का समर्थक था। ठीक, ये प्रधानमंत्री था उस समय जब हिटलर एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा था, और ये कहता था नहीं ठीक है ये। एक समय के बाद समर्थन में गिरावट, इटली भी कर रहा, कोई बात नहीं, असंतोष है, इसमें भी गलत हुआ है। जापान भी कर रहा, नहीं गलत उसके साथ भी हुआ है। तो ये कह रहा है सब मिल बांट के खाओ, ये वाली इसकी पॉलिसी है। मतलब ये नहीं कह रहे कि गलत हमने किया इसलिए समस्या हुई है। अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे की गलती को भी, जो मैं समझता हूं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर समस्या क्यों नहीं हुई इस तरह की, क्यों, क्योंकि सारे उपनिवेश धीरे धीरे सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई कि उपनिवेश छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह की समस्या नहीं, समस्या दूसरे तरह की आएगी उसके बाद, बट ये वाली समस्या नहीं आई उसके बाद। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तथा महामंदी के कारण, महामंदी के कारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही थी, और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से युद्ध को टालने की नीति अपनाई जा रही थी। किसी भी प्रकार से युद्ध को टालने की नीति अपनाई जा रही थी। ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है कि आप युद्ध करेंगे तो उसको लग रहा था कि और हम मुसीबत में फंसेंगे, हम जरा हम संकट से बाहर निकलने वाली बात चल रही थी। अगला पॉइंट लिखें आप,
फासीवादी शक्तियों फासीवादी शक्तियों के फासीवादी शक्तियों के साम्यवाद विरोधी नीति को साम्यवाद विरोधी नीति के कारण भी साम्यवाद विरोधी नीति के कारण भी नजरअंदाज कर रहे थे। वो रह रह करके कहते थे ना, हम साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो इसको अच्छा लगता था। हिटलर ने अचानक से कुछ एग्रेसिव पोस्चर अपनाया, फिर कहता था मैं साम्यवाद को उखाड़ फेंकूंगा। तो ब्रिटेन को लगता था अभी तो कुछ और कर रहा था, लेकिन साम्यवाद की बात भी कह रहा है, ये ठीक कह रहा है ये। तो एक होता है ना मन में दुविधा, सब स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है ये। हिटलर को पता था कि कुछ भी करो, बस साथ में बोल दो कि साम्यवाद को उखाड़ फेंकेंगे, ये मुस्कुराएंगे, साम्यवाद को नष्ट कर देंगे, तो ये मुस्कुराएंगे। जापान भी यही करता था। उनको लगता था ठीक ही कर रहा है, जो कर रहा है कोई बात नहीं, कह तो रहा है ना साम्यवाद को नष्ट कर देंगे। उनको पता था कि ब्रिटेन क्या सुनना पसंद करेगा, ठीक है। और ब्रिटेन को अच्छा लग रहा था ये कि भाई ठीक है, साम्यवाद को तुम नष्ट करो, अच्छी बात थोड़ी है। पूंजीवाद का जबरदस्त समर्थक है ब्रिटेन, ये वाली बात भी चल रही थी, इस कारण से भी। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि युद्ध की सफलता में, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, युद्ध की सफलता में कई राष्ट्रों की भूमिका थी। कई राष्ट्रों की भूमिका थी, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, इटली इत्यादि। ठीक, ठीक है। जापान इटली विरोधी खेमे में था, विरोधी खेमे में था, तथा जापान इटली विरोधी खेमे में था, तथा विरोधी खेमे में था, तथा इसी में लिखेंगे आप, अमेरिका एवं रूस यूरोपीय राजनीति से अलग थलग, अलग थलग, ठीक है। देखिए, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को लगता था, ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को लगता था ब्रिटेन को लगता था कि व्यवस्था बनाए रखने का, व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व और बोझ अधिक है, दायित्व और बर्डन, बोझ अधिक है, तथा खतरे भी अधिक है। ठीक है। ब्रिटेन क्यों बच रहा था, तो एक छोटा सा रीजन ये भी है उसका अपना, कि अकेले हम पंगा लेंगे, सबने घेर लिया हमें, तो हम क्या करेंगे। एक ये चीज भी उसके दिमाग में थी कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पैसे का खर्च ज्यादा होगा, और कहीं उल्टा पड़ गया, हम भिड़ने गए तो वो भी रिस्क है बहुत। ये भी उसके दिमाग में, ताकत है उसके पास, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी चल रहा है। जब तब जब जीते थे तब तो बहुत सारे देश थे ना साथ में, मतलब अब ये बात भी उसके दिमाग में चल रही है। ठीक है। तो आखिर ब्रिटेन क्यों नजरअंदाज कर रहा है जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक नीतियों को, उसके पीछे ये सब कारण बताए जाते हैं। एक बार पढ़ लीजिए आप कारण को जरा, पुष्टिकरण में ब्रिटेन ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं रोक रहा है, इस मकसद से पढ़ लीजिए आप एक बार पॉइंट्स।
ठीक है, 4-5 रीजन हमने बताया आपको क्यों आखिर ब्रिटेन नहीं रोक रहा है इन लोगों को। तो तुष्टीकरण की नीति, तो नज़रअंदाज क्यों कर रहा है ना, वो सारी बातें इसमें अपना फायदा वो देख रहा था कि भाई अभी लड़ने में कोई फायदा है नहीं हमारा। तो अगला सवाल है, फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है? देख लें आप। फ्रांस ऐसा क्यों? पहला पॉइंट लिखें आप, ब्रिटेन से समर्थन न मिलने के कारण। ब्रिटेन से समर्थन न मिलने के कारण। ठीक है, उसको भी लग रहा है कि अब हम जब ब्रिटेन सपोर्ट ही नहीं करता हम अलग थलग पड़ जाएंगे, दायित्व ज्यादा है, खर्च, सेम कहानी। दायित्व, बोझ और खतरे, तीनों पॉइंट लिख लें ब्रैकेट में आप। दायित्व, बोझ एवं खतरे, तीनों पॉइंट। ठीक, तो इसको लग रहा है कि भाई हम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठा पाएंगे, हम इसमें खतरे अधिक हैं, उन्होंने गुट बना रखा है, हम ही धर दबोचेंगे सब, खर्चे बढ़ जाएंगे हमारे। तो फ्रांस क्यों चल रहा है तुष्टीकरण? वो क्यों एग्रेसिव नहीं, उसने पहल क्यों नहीं की? छोटी मोटी पहल कर रहा है बट बड़ी पहल नहीं कर पा रहा है वो। अगला पॉइंट इसी में लिखे आप। देखिए आप, महामंदी के कारण, महामंदी के कारण, ठीक है, फ्रांस भी बच रहा है महामंदी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फासीवादी शक्तियों के साम्यवाद विरोधी नीति के कारण। फासीवादी शक्तियों के साम्यवाद विरोधी नीति के कारण। फासीवादी शक्तियों के साम्यवाद विरोधी, तो फ्रांस क्यों तुष्टीकरण है ना के रास्ते पे चल रहा है? ब्रिटेन तो चल रहा है, तभी तुमने कहा मुख्यतः ब्रिटेन और कुछ सीमा तक फ्रांस ने भी ये रास्ता अपनाया। तो क्यों? तो दोनों विश्व युद्धों के बीच ब्रिटेन फ्रांस की नीतियों के लिए इस शब्द का उपयोग, इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि फासीवादी शक्तियां जब आक्रामक नीति अपना रही तो ब्रिटेन फ्रांस उसे रोक क्यों नहीं रहे थे? फिर अगला सवाल होता है, राष्ट्रसंघ क्यों नहीं रोक पाया, जो हम पढ़ने वाले हैं। जब इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ। पहली से लेकर कहानी पूरी कनेक्ट हो जाएगी आपकी। तो उसकी एक समरी बना देंगे सारी घटनाक्रम को हम ब्रीफ में। ठीक, तो ये क्यों नहीं रोक पाया ब्रिटेन फ्रांस, उसका उत्तर मिल गया आपको यहाँ पे। अगला सवाल है कि राष्ट्रसंघ क्यों नहीं रोक पाया। हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे राष्ट्रसंघ के बारे में। पहले आप उदाहरण लिख लें, आप उदाहरण, उदाहरण में लिख लें आप 1935 से 1935 से 1939, 1939। ठीक, 1935 से 35 से 39 के बीच लिखें, इटली एवं जर्मनी की आक्रामक नीति, आक्रामक नीति तथा 1930 के दशक में जापान की भी आक्रामक नीति। 1930 के दशक में जापान की भी आक्रामक नीति। इटली और जर्मनी तो आपने पढ़ ही लिया, अभी विदेश नीति में देख ही लिया क्या क्या कर रहे थे वो, उदाहरण वहां से आपको मिल जाएंगे। जापान में 2-3 उदाहरण लिख लीजिए आप, नोट करके, नोट करके लिख लें आप जापान के बारे में। देखिए आप, 1931 में जापान ने, 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया। जापान ने मंचूरिया, पूरे मंचूरिया पर कब्जा कर लिया, कुछ हिस्सा था इसके पास। अगला एग्जांपल लिखें, 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी। 1933, 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी।
नेक्स्ट लिखें आप। 1936-37 में चीन पर कब्जा किया। उन्नीस सौ छत्तीस सैंतीस में चीन पर कब्जा किया। नेक्स्ट लिखें आप। 1937 में 1937 में रोम बर्लिन, 1937 में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी में शामिल हुआ। ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही, बट थोड़ा सा ना एग्जाम्पल दे रहे हैं जापान की विदेश नीति का। टोक्यो धुरी में शामिल हुआ। एक और लिख लें आप। दिसंबर 1941 में, दिसंबर 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर, आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जापान के बारे में, जैसे 30 जापान ने क्या क्या किया, थोड़ा उसका भी उदाहरण हो गया आपके सामने। उदाहरण जैसे तुष्टीकरण का उदाहरण कभी तो एग्जाम्पल के तौर पे हिटलर का ले लीजिए आप। स्पेन में सेना भेज रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया को मिला रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पे दावा कर रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया को जीत गया तब भी आपने नहीं रोका। ये 4-5 उदाहरण हो गए। इटली ने इथोपिया पे कब्जा कर लिया, नहीं रोका। अल्बानिया पे कब्जा कर लिया, आपने नहीं रोका उसको। ये उदाहरण है। जापान ने चीन पे कब्जा कर लिया, उसे नहीं रोका गया। मंचूरिया पे कब्जा किया। ये सब उदाहरण है। व्यवस्था को चुनौती दे रहे, जो व्यवस्था बनाई गई थी पेरिस सम्मेलन में। इन देशों ने पेरिस सम्मेलन की व्यवस्था को चुनौती दी और उसे रोका नहीं गया। ठीक, इस संदर्भ में तुष्टीकरण की बात होती है। क्लियर सभी को? पहला हो गया आपका हिटलर की विदेश नीति, दूसरा हो गया आपका तुष्टीकरण, अपीजमेंट। यहीं पे राष्ट्रसंघ की भी चर्चा होती है। राष्ट्रसंघ क्या बना था, क्यों बना था, क्या था, ठीक, उसकी भी बात होती है। पहले पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर मैं कुछ लिखवा देता हूं आपको इसके बारे में। देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो हम लोग बात करें अपने देश की, है ना। भारत में आप देखोगे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत में हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोटे तौर पे 2 सिस्टम तो है ही, स्थानीय सरकार भी होती है अपने। और आप देखोगे काम कैसे चलता है हमारे यहाँ, तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है या विधायिका है, और न्यायपालिका है। दुनिया के हर देश में मोटे तौर पे देखोगे जहां लोकतांत्रिक देश है, ऐसे ही काम चलता है, जहां जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक, अब ऐसे हुआ राष्ट्रों के लिए तो सरकार बन गई, बट अब धीरे धीरे रियलाइज हुआ, होने लगा, मान लो ये पूरा ग्लोब है और इस ग्लोब में हर देश की अपनी सरकार काम कर रही है। मान लो भारत की भी अपनी सरकार काम कर रही है, पर पूरी दुनिया के लिए भी एक सरकार होनी चाहिए, ऐसा रियलाइज होना धीरे धीरे शुरू हो गया था। वियना सम्मेलन में हुआ, कंसर्ट ऑफ यूरोप बना, पेरिस सम्मेलन में कुछ चर्चा हुई, नियम बने, बर्लिन कांग्रेस में कुछ नियम बने, बर्लिन कॉन्फ्रेंस में कुछ नियम बने। बट रियलाइज हो रहा था एक ऐसा मंच हो, जैसे हर देश के लिए सरकार है, वैसे दुनिया के लिए भी कोई एक सरकार बने। इसके पीछे इस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, दुनिया के लिए भी कोई एक सरकार, यानी ये जो भी व्यवस्था हो वो भी उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वाले मॉडल पर काम करे। ठीक, आप यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। 1945 में इसका गठन हुआ था, राष्ट्र संघ के असफल होने के बाद। और जब भी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यूएनओ के अलग अलग ऑर्गन बताए जाएंगे, आपको अंग बताए जाएंगे उसके बहुत सारे। जैसे आप सुनते होंगे एक सुरक्षा परिषद, नाम सुना है क्या? सुरक्षा परिषद का सभी लोग नाम सुनते होंगे, है ना। ऐसे ही आप सुनते होंगे आर्थिक सामाजिक परिषद, उतना नाम नहीं सुनते होंगे आप। जैसे आप WHO का नाम बहुत सुनते होंगे, है ना।
यूनेस्को का नाम सुनते होंगे आप, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, ऐसे करके आप देखोगे 25 और उससे ज्यादा एजेंसी दुनिया में काम करती है इसके तहत। अब ऐसे बैठ के सोचो कि ये करते क्या है, ये सब सुरक्षा परिषद दुनिया में कोई भी विवाद होगा उसका समाधान करेंगे, दुनिया में किसी भी कंट्रोवर्सी का समाधान, कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। आप ऐसे सोचोगे तो आपको कहलाएगा ये कार्यपालिका का काम कर रहे हैं। ऐसे आप सोचोगे ये काम किस तरह का कर रहे हैं, जैसे देश में सरकार काम करती है, इसे दुनिया में ये काम कर रहे हैं, दुनिया के कल्याण के लिए, ये काम कल्याण के लिए करता है। कल्याण मंत्रालय है दुनिया का और ये रक्षा मंत्रालय है दुनिया का। कितना पावरफुल है नहीं है ये तो अब पढ़ने का एनालिसिस का विषय है, बट जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ जब भी आप पढ़ेंगे, आप दिमाग में बस एक आइडिया रख लेंगे ना, ये शुरू हुआ सरकार के तर्ज पे, सरकार के कॉन्सेप्ट, ठीक है। सब देश मिल करके एक वैश्विक सरकार बनाया जाए ताकि राष्ट्रों के बीच कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान। इस आइडिया को रख के जब कभी आप पढ़ेंगे तो अलग तरीके से फिर आप देखना शुरू करेंगे इसको, ठीक। एक तो ये हो गया। ऐसे ही कभी कभी आप देखेंगे जैसे एक न्यास परिषद करके है, अब ये काम इसके पास कुछ बचा नहीं है। आपको पीछे याद होगा हमने बताया था उपनिवेशों की देख रेख की जिम्मेदारी राष्ट्र संघ को सौंपी गई। वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ जब बनाया गया तो एक संस्था बनाई गई ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कमजोर देश हैं, जो सक्षम नहीं है, या जो जैसे मान लो फिलिस्तीन है, सपोज दैट फिलिस्तीन को भी देख रेख की जिम्मेदारी इसको सौंप दी गई थी। ब्रिटेन ने बोला भैया जिम्मेदारी हम सब नहीं चलेगी, तुम संभालो अपनी। तो जैसे कोई कमजोर होता है तो देख रेख सरकार करती है ना, वैसे दुनिया में यदि कोई कमजोर होगा, कोई समस्या होगी, ठीक है, तो देख रेख करने के लिए एक संस्था बना दी, ठीक। तो ऐसे देखोगे आप तो यूएनओ के, अब ये सब ये भी किसका पार्ट हो गया आपका, एक तरह से कार्यपालिका का पार्ट हो गया आप, ठीक? अब ऐसे ही आप देखोगे कि भाई, हाँ, जनरल असेंबली की बात करें हम लोग, हर एक साल बैठक होती है, संसद की बैठक होती है, वैसे महासभा है, ये समझ लो विधायिका हो गई, संसद हो गई एक तरह से। अभी सितंबर अक्टूबर इस महीने में बैठक होती है। ऑलमोस्ट हर एक साल भारत से प्रधानमंत्री के जाने की ही परंपरा है, वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री ही जाते हैं। और आप नोटिस करिएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, प्रधानमंत्री जब भी जाए तो कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से उनकी मुलाकात, बैक चैनल, ऐसे काम चलता रहता है ना। और अब कोई समस्या होगी तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, एक हेग करके जगह है नीदरलैंड में जहां इसका मुख्यालय है। इसके बारे में भी आप सब पढ़ेंगे आप जब आएंगे आप। और ये सब चलेगा कैसे कार्यालय, भाई इसके लिए एक सचिवालय है, यहाँ पे महासचिव बैठते हैं, तो सबसे प्रमुख अधिकारी होते हैं यूएनओ के, वो सचिवालय में बैठते हैं, वहां से सारी गतिविधियों का संचालन। तो यूएनओ चलती जैसे देखो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सेम कॉन्सेप्ट। शुरू हुआ इस कॉन्सेप्ट का राष्ट्र संघ से, कि संस्था पहली बार वहां बनी। मैं इसलिए शुरुआत मैंने यूएनओ से किया, यूएनओ आपको आईआर वाले सर पढ़ाएंगे आपको जैसा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। विश्व इतिहास के सिलेबस में तो सब आ जाता है, लेकिन वो आप आईआर में पढ़ेंगे तो आज तक की चीजों को आप समझेंगे ना, यूएनओ में पढ़ते हुए बेसिक। तो राष्ट्र संघ और यूएनओ में तुलना भी होती है, कभी ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। फिलहाल तो टारगेट हमारा राष्ट्र संघ आपको बताना है, और बताने के क्रम में मैं आपको इतना बता ले जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपकी एक समझ बन जाएगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया मैंने आपको, कि वैश्विक सरकार का कॉन्सेप्ट, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया मैंने आपको, वैश्विक सरकार। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक जो हमारा है राष्ट्र संघ, ठीक है। देखिए आप जरा, पहले शीर्षक दे दे, लिखिए आप राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, इसके बारे में लिखें आप।
1919 में पेरिस सम्मेलन में 1919 में पेरिस सम्मेलन में इसके गठन का प्रावधान किया गया। पेरिस सम्मेलन में इसके गठन का प्रावधान किया गया था। वर्साई की संधि में मैंने बताया था आपको, गठन का प्रावधान किया गया था। देखें अगला पॉइंट, इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रमुख उद्देश्य था इसका प्रमुख उद्देश्य था सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा इसका प्रमुख उद्देश्य था सामूहिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या केंद्र में रखते हुए सुरक्षा को ध्यान या केंद्र में रखते हुए विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तब गोल मेन क्या था? दुनिया में शांति व्यवस्था, फिर युद्ध न हो। पेरिस शांति सम्मेलन में कई बार ये बात कही जाती थी, शांति सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है कि दुनिया में हमेशा के लिए हम युद्धों की परंपरा को समाप्त कर दें। ये कहा जाता था बार बार, उसी का एक था हिस्सा। एक प्रमुख उद्देश्य इसका ये हो गया कि दुनिया में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी में अगला पॉइंट लिखें आप, सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है। शांति व्यवस्था हो गया आपका और विकास हो गया आपका, है ना। ये इसका मेन राष्ट्र संघ का प्रमुख लक्ष्य है। अभी आप पूछोगे यूएनओ का लक्ष्य क्या? तो यूएनओ का भी ये दोनों लक्ष्य है। जब आप पढ़ोगे ना संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या, तो उसका भी ये दो लक्ष्य क्यों बनाया गया? दुनिया में शांति व्यवस्था और क्यों सामाजिक आर्थिक विकास। बट चूंकि दुनिया अब काफी बदल गई तो उसके लक्ष्य भी अब ज्यादा है। मानवाधिकार की रक्षा भी उसका एक लक्ष्य है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण भी उसका एक लक्ष्य है। अब आप जब पढ़ोगे ना यूएनओ का गोल, तो उसमें भी ये दोनों गोल आ जाएंगे। इसके अलावा भी आपको 4-5 और गोल आपको दिखाई, कि दुनिया बदली है तो गोल का दायरा भी उसका व्यापक हुआ है। ये दो प्रमुख लक्ष्य। सामूहिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? जितने लोग मेंबर बन जाएंगे आप, फिर उसके नियमों से बंध जाएंगे आप। मेंबर देश भी एक दूसरे पे हमला करेगा तो सब मिल करके उसको पनिश करेंगे, और जो मेंबर नहीं है बाहर से हमला किया तो सब मिल करके उसे हम, एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है वो इस पे है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। अब आईआर में जब पढ़ेंगे आप सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की जब बात होगी, वहां पे एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी एक पर हमला सब पे हमला माना जाएगा। ये मेन प्रिंसिपल है जिस पे चीजें आज भी चलती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। मैं राष्ट्र संघ पे बात करता जाऊंगा, बीच बीच में आपको मैं यूएनओ के बारे में बोलता जाऊंगा। जब कभी आप यूएनओ पढ़िएगा, जब अच्छे से आप पढ़ लेंगे, आप दोबारा मन करे तो एक बार वीडियो सुन लीजिएगा, या जहां जहां जो मैं बोल रहा हूं आपको मन करे घर पे जाके आप थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा आप अपना, क्योंकि इसकी संभावना मैं फ्यूचर में कभी ना कभी देख रहा हूं। राष्ट्र संघ पे तो प्रश्न आने की संभावना पूरी तरह से है ही, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी कुछ ना कुछ कंपेरिजन, और उसके लिए फिर एक अलग से 2 घंटे की क्लास चाहिए, 2.5 घंटे यूएनओ के लिए, है ना। तो वो आईआर के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ठीक रहता है आप वहीं पे उसको पढ़ें। आप आज तक 24 तक में क्या हुआ, तो ठीक रहता है। एक तो हो गया आपका लक्ष्य की बात। अब आप लिखें आप अंग, ऑर्गन, राष्ट्र संघ के अंग, राष्ट्र संघ के ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना।
यहां पे लिख लें आप महासभा, यहां भी एक महासभा थी, पहली बार बनी थी, है ना। यहां लिख लें आप परिषद, परिषद में लिख लेंगे आप, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे आप समझने के लिए, सुरक्षा के लिए था ये। परिषद किसके लिए था? सुरक्षा के लिए था। इसमें 5 परमानेंट मेंबर थे। अंग पे, ऑर्गन पे सवाल नहीं पूछेगा, बट टॉपिक को समझाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक। जैसे आज सुरक्षा परिषद है ना, सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं, लगभग सब लोग जानते होंगे। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और रूस है, ये 5 मेंबर हैं। जो वीटो के बारे में सुनते होंगे आप। उस समय जो बना, तो भाई उस समय का जो सिनारियो था शक्ति संतुलन का, उसके हिसाब से P5, 5 परमानेंट मेंबर लिख लें आप इसमें। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नहीं रूस नहीं था इसमें, राष्ट्रसंघ में रूस नहीं था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, ये 5 यहीं पे लिख लेंगे आप साथ में ब्रैकेट में। अमेरिका ने, या इसको ऐसे कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, अमेरिकी सीनेट ने, अमेरिकी सीनेट, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होता है वैसे अमेरिका में सीनेट होता है, ठीक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रसंघ में अमेरिका की सदस्यता को, अमेरिका की सदस्यता को अनुमति नहीं प्रदान की। जानबूझकर इस सीनेट वर्ड ले आया था। कभी क्यूरियोसिटी, बस कभी आप पढ़ेंगे ना तो अच्छा, क्यों सीनेट, सीनेट का क्या रोल होता है, जब पॉलिटी पढ़ेंगे आप। विदेश नीति में बहुत जबरदस्त रोल होता है सीनेट के बारे में। राज्यसभा और सीनेट में तुलना पढ़ेंगे आप, हमारी राज्यसभा और सीनेट में क्या अंतर है। सीनेट एक्चुअल फेडरल है, भारत को क्वासी फेडरल कहा जाता है। ये सब चीजें आप जब पॉलिटी में आएंगे, कंपेयर होगा, पढ़ेंगे आप। अब देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के दिमाग की उपज था ये, एक संस्था बनानी है। उसने पूरी ताकत लगाई, संस्था बनी, और दुर्भाग्य देखो अमेरिका ही उसका सदस्य नहीं बना। तो एक परमानेंट मेंबर तो निकल लियो। अब वहां संसद में ये था कि तुम यूरोप, मतलब उनका ये था कि यूरोपीय देश जो हैं राजनीतिक मामलों में पूरी तरह से कचड़े की तरह हैं, कूड़े के ढेर की तरह हैं। तुम कहां उसमें कूड़ादान में अपने आप को तुम डालने जा रहे हो। मतलब ये सब वर्ड यूज नहीं होता है, मैं समझाने के लिए यूज करता रहता हूं आपको, ठीक है। चुपचाप आर्थिक विकास करो, यूरोपियन पचड़ों में ना पड़ो, झंझट में ना पड़ो। अमेरिका निकल लियो। अमेरिका ने जिस बच्चे को जन्म दिया, जन्म जाके यूरोप में दिया और उसे वहीं छोड़ करके भाग वापस अमेरिका, बालक अनाथ हो गया। बालक को जो है कुछ नए संरक्षक की तलाश थी, ठीक है। बाकी संरक्षक तैयार नहीं थे संरक्षण देने के लिए उसको। तो जब जब राष्ट्रसंघ पर अत्याचार होता था, वो अपने पिता की तरफ समुद्र पार, अटलांटिक पार देखता था, कब आओगे, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आप देखेंगे आगे जो जितने तुष्टीकरण के उदाहरण हैं, वो तुष्टीकरण के उदाहरण नहीं है, बल्कि राष्ट्रसंघ पे हमला है। उसी बात को हम ऐसे चेंज कर देंगे। वो राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर आघात था। वो एक तरह से वो सर्टिफिकेट था कि राष्ट्रसंघ तो गियो। सेम एग्जाम्पल फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा अभी जब हम पढ़ेंगे तो हम, इसलिए संस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको हम बता रहे हैं। तो अमेरिका, थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया कि इटली ने भी राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी, जापान ने भी राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ी। दो परम, इटली वाला कल मैंने बताया था आपको, याद होगा। इटली ने भी सदस्यता छोड़ दी थी, मुसोलिनी नाराज हो गया, बोले तुम हमको बैन करोगे, मैं छोड़ता हूं तुम्हें।
जापान ने जब एग्रेसिव हुआ, जापान के अगेंस्ट में प्रस्ताव जापान ने बोला 33 में मैं भी छोड़ रहा हूँ। इधर जर्मनी ने बोला मैं भी छोड़ रहा हूँ। जर्मनी तो चलो हारा हुआ था, पर अमेरिका बना ही नहीं। इटली जापान परमानेंट मेंबर ही भाग गए मैदान छोड़। अब बच गया ब्रिटेन, और फिर बात वहीं आ गई तुष्टीकरण की। इसलिए इसके बारे में बता रहा था कि आगे चल करके आप देखेंगे उस समय की 5 बड़ी शक्तियां, चाइना तो गलती से आ गया क्योंकि एशिया को लेना था उसमें, है ना। 5 फिर भी मान के चलिए, आज की 5 बड़ी शक्तियां आज भी, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन फ्रांस बहुत कमजोर हैं, आज पावरफुल देश हैं वो, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी और मिलिट्रली भी बहुत पावरफुल देश है। ठीक है, अमेरिका है ही, रसिया है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज अब इन 5 में से जो बना है एक बार मेंबर, अब तक कोई छोड़ा नहीं है। ठीक, तो जैसे कहते हैं ना, कुछ हम करते हैं तो सीखते हैं, गलतियां करते हैं। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ पिछले 75 वर्षों से चल पाया है अभी तक, 80 वर्ष अब हो जाएंगे उसके। ठीक, 2025 में 80वां साल मनाएगा, अक्टूबर में उसका मनाया जाएगा। उसका बहुत बड़ा रीजन है राष्ट्र संघ की गलतियों से सबक। इतिहास का एक दूसरा नाम है सबक। इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास दोहराते रहता है, रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो ये बातें खूब चर्चा में रहती हैं। तो आप देखोगे, महासभा हो गया, परिषद हो गया, यहां लिख लो आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ध्यान रखिएगा, राष्ट्र संघ के दौरान ही, उससे पहले ही बन गया था राष्ट्र संघ में क्या था, जब आप पढ़ेंगे इसका इतिहास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1919 में बन गया था। ये सब यूएनओ के साथ भी, कुछ संस्थाएं तो यूएनओ के साथ भी चल रही हैं। ठीक, तो आप देखोगे एक तरह से मोटे तौर पे क्या हुआ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कॉन्सेप्ट यहां पे आया पहली बार, इसको थोड़ा और बृहत रूप दिया जाएगा यूएनओ में। ठीक, यहां लिख लें आप अन्य के बारे में, अदर के बारे में, यहां लिख लें आप कुछ समिति, आयोग, संगठन इत्यादि। समिति, आयोग, संगठन इत्यादि, ये जो हमने लिखवाया है ना, यही सब आजकल का आर्थिक सामाजिक परिषद है। अभी जो मैंने लिखवाया था आपको, जितनी संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं ना अच्छा काम करते हुए यूएनओ का, वो सब आर्थिक सामाजिक परिषद। यहाँ पे महिलाओं के लिए समिति, बच्चों के लिए समिति, शरणार्थियों के लिए समिति, क्योंकि ये विकास की अवस्था थी ना, तो ये सब समझ में बनी, तो उसको एक दायरे में ले आया गया यूएनओ में। ठीक, समिति, आयोग, संगठन, जैसे संगठन में हमने कहा ILO, तो ILO बन चुका था उस समय। आयोग में एक नाम आप यूज कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, ये जरूरी है तभी मैं लिखा रहा हूं आपको, अधिदेश आयोग। अधिदेश आयोग, मैंडेट कमीशन। ये नाम इसलिए लिखाया कि यहां पे लिख लेंगे आप इसके साथ ब्रैकेट में, उपनिवेशों की देख रेख की जिम्मेदारी इसके पास। उपनिवेशों की देख रेख की जिम्मेदारी इसके पास, मैंडेट कमीशन। आप सुनते थे ना बीच बीच में भी कि जर्मन उपनिवेशों को राष्ट्रसंघ को दे दिया गया, राष्ट्रसंघ सार क्षेत्र को देखेगी, बेंजिंग को देखेगी, पोलिस कॉरिडोर को देखे, जितने ऐसे क्षेत्र हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसका प्रशासन देख रेख कौन देखेगा, मैंडेट कमीशन, अधिदेश आयोग। क्योंकि बहुत चर्चा में था, इसके कारण राष्ट्रसंघ बदनाम भी हुआ है। तो राष्ट्रसंघ कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे काम कर रही है, जैसे यूएनओ के बारे में बताया वैसे। अब आप देखोगे इसकी तुलना में ना यूएनओ का ज्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम बना, जो कि इसकी गलतियों को देखते हुए, बट लगभग ये भी यूएनओ में है, ये भी यूएनओ में है, ये भी यूएनओ में, ये
यानी राष्ट्र संघ के ढांचे को ही रीमॉडिफाई, बेहतर तरीके से मॉडिफाई, और उसका नाम दे दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका भी ना संविधान बनेगा, उसको कहते हैं प्रसंविधा, कोवेनेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी संविधान है, प्रसंविधा है, उससे वो संचालित होती है। ये भी अपने संविधान से, नियम से संचालित होगी। ठीक, इस तरह की बातें इससे कनेक्ट हुई है ना। तो कल वाली क्लास में फिर इसको आगे अब हम स्ट्रक्चर बता दिया, उपलब्धियां क्या है, आलोचना क्या है। कल वाली क्लास में हम लोग महामंदी पे बात कर लेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के कल कारणों को हम समअप कर लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन वगैरह का समय बचा तो हम लोग एक राउंड क्वेश्चन पे और बात करनी है, इसमें कर लेंगे हम, नहीं तो फिर परसों बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।